हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 1 जुलाई और 2 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और हम प्रश्नों के माध्यम से ही जो नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे भी प्रकाश डालेंगे और प्रश्नों के माध्यम से ही पूरी शिक्षा नीति को कवर करेंगे इस वीडियो में। आइए फिर बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। उससे पहले पहला प्रश्न की शुरुआत करी जाए उससे पहले कुछ शिक्षा नीति के बारे में कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं। देखिए, भारत में सबसे पहली बार जो शिक्षा नीति बनाई गई वो 1968 में बनाई गई। दूसरी शिक्षा नीति ठीक इसके 20 साल बाद 1986 में बनाई गई। लेकिन जो 1986 शिक्षा नीति बनाई गई, एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बनाई गई, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया 1992 में। इसलिए उसको जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी है उसको 1986/1992 भी लिखते हैं। और ये अभी तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिया द्वारा बनाई गई जिसे कैबिनेट ने अप्रूव्ड किया है और लागू कर दिया गया है, ये 2020 में बनाई गई। यानी पहली 1968, दूसरी 1986 और तीसरी 2020 में। 36 सालों बाद ये एजुकेशन पॉलिसी फिर से भारत में नई लागू की गई। क्या अंतर है दोनों में? मेन अंतर को मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखिए, जो अभी तक शिक्षा पॉलिसी चल रही थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें 10+2 पैटर्न फॉलो किया जाता था। क्या था ये 10+2 पैटर्न? 10+2 पैटर्न में ये था कि क्लास 10 तक सभी सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट के लिए समान होते थे और क्लास 12th में 11th और 12th में आप अपने पसंद के सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते थे। कोई आर्ट सब्जेक्ट ले सकता था, कोई कॉमर्स ले सकता था, कोई साइंस ले सकता था। अपने पसंद के सब्जेक्ट को आप 11th और 12th में चूज़ कर सकते थे। और 10th तक क्या करते थे, सबके लिए एक कॉमन सब्जेक्ट होता था। अब जो नया फॉर्मेट लागू किया गया है 10+2 को हटा दिया गया है नई शिक्षा नीति में। नए फॉर्मेट में 5+3+3+4 फॉर्मेट को लागू किया गया। अब क्या है ये 5+3+3+4 फॉर्मेट? देखिए, जो पहला 5 है इसको फाउंडेशन नाम दिया गया। इसमें शुरुआत के 3 साल प्री प्राइमरी बोला गया इसे, यानी क्लास फर्स्ट में आने से पहले प्री प्राइमरी जो बच्चों के स्कूल होते हैं। अभी तक ये गवर्नमेंट स्कूल में इसकी कोई सुविधा नहीं थी। प्राइवेट स्कूल वाले प्ले स्कूल खोल के ये काम करा करते थे, लेकिन गवर्नमेंट में प्ले स्कूल की कोई सुविधा किसी स्कूलों में नहीं थी। लेकिन अब 3 साल प्री प्राइमरी बोला गया, यानी कि इसमें बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे होंगे उनको प्लेवे स्कूल की तरह इसमें पढ़ाई कराई जाएगी शुरुआत के 3 साल। फिर जो 5 है तो इसमें 3 साल ये हो गए, जो 2 बच रहा है इसका उसमें फर्स्ट और सेकंड की पढ़ाई कराई जाएगी। फिर जो 5+3 नेक्स्ट 3 जो है इसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 3 क्लास को लिया गया है। इसको प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं। और फिर जो नेक्स्ट 3 है 5+3 का एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट 3 जो है 5+3+3 में 3 में मिडिल स्कूल यानी 6 to 8th तक की पढ़ाई जो दूसरा 3 है उसके अंतर्गत कराया जाएगा। और फिर लास्ट का जो 4 है इसको सेकेंडरी बोला गया है। इसमें 9th to 12th को कवर किया गया है। अब क्या है, पहले क्लास 10 तक कॉमन सब्जेक्ट होता था, लेकिन अब 9th में ही आप अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। यानी कि आपको 9th में जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप पूरी तरीके से फ्री हो। पहले तो क्या था कि अगर आप कॉमर्स ले रहे हो तो आपको सिर्फ कॉमर्स के सब्जेक्ट लेने थे, लेकिन अभी क्या है, आप हिस्ट्री के साथ जो है पढ़ सकते हो मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के साथ आप पढ़ सकते हो साइंस। यानी कि आपको जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना है पूरी तरीके से आप फ्री हो क्लास 9 से ही उसको चूज़ करने के लिए। 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम होते रहेंगे और जो है ये जैसे अभी बोर्ड एग्ज़ाम होते थे 10th और 12th के, ऐसे ही सेम बोर्ड एग्ज़ाम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी होंगे। बस ये अंतर आ गया कि अब 9 से ही आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो और सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए पूरी तरीके से फ्री हो। ये नहीं कि अगर आप कॉमर्स चूज कर रहे हो तो सारे सब्जेक्ट कॉमर्स के होने चाहिए। आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद है अब आप उसको पढ़ सकते हो। और ये हो गया नया फॉर्मेट 5+3+3+4 का। नई एजुकेशन पॉलिसी में ये भी है कि 30 स्टूडेंट पे एक टीचर के लिए पॉलिसी बनाई गई है कि मतलब पर 30 स्टूडेंट एक टीचर होना अनिवार्य है। और 2035 तक 100%
स्टूडेंट को कवर करना है गवर्नमेंट को जो कि ग्रेजुएट हों। यानी कि अभी क्या है कि बच्चे पढ़ाई शुरू करते हैं प्राइमरी लेवल से, लेकिन जैसे जैसे उनकी क्लासेस बढ़ती जाती हैं, उनकी कक्षाएं हायर होती चली जाती हैं, बच्चे पढ़ाई छोड़ते चले जाते हैं और ग्रेजुएशन हमारे यहाँ सिर्फ 26% स्टूडेंट कर रहा है ग्रेजुएट होने का काम। तो फिर इसको ही कवर करने के लिए 100% लोगों को इसमें लेके आना है कि सारे के सारे लोग जो पढ़ाई शुरुआत कर रहे हैं वो मिनिमम ग्रेजुएट हो जाएं। ये टारगेट गवर्नमेंट ने 2035 तक का रखा है। और अब आइए शुरुआत करते हैं अपने। अच्छा, एक बात और इसमें देख लेते हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला अप्लाई किया गया है कि एटलीस्ट, जिसमें से मतलब कि प्रत्येक जो है स्टेट को 3 देखिए क्या है कि एजुकेशन को स्टेट और सेंट्रल दोनों के द्वारा गवर्न किया जाता है, तो इसलिए कोई भी रूल को सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट पे। उसमें वो सिर्फ एक अपना सुझाव देता है और स्टेट गवर्नमेंट उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। अभी देखिए पिछले साल ही आंध्र प्रदेश ने अपने सभी स्कूलों में इंग्लिश में पढ़ाई मतलब जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं आंध्र प्रदेश में, सब में इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया है। तो अभी इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी की, इसमें बताया कि 3 लैंग्वेज होंगे। 3 लैंग्वेज फार्मूला अप्लाई किया गया है, जिसमें से बताया गया है कि एटलीस्ट 2 लैंग्वेज शुड बी इंडियन, मतलब कि इन 3 लैंग्वेज में से 2 लैंग्वेज इंडियन होने मस्ट हैं। कैसे? जैसे अगर आप देखो, हिंदी के साथ इंग्लिश और फ्रेंच नहीं कर सकते आप। हिंदी मतलब कि जैसे आप साउथ के स्टेट में गए, कन्नड़ पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पे कन्नड़ के साथ आप इंग्लिश और फ्रेंच नहीं कर सकते। मतलब 2 इसमें फॉरेन लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश और फ्रेंच। तो आपको उसके लिए कन्नड़, मलयालम या फिर हिंदी कर सकते हो, या फिर कन्नड़, मलयालम, तेलुगु कर सकते हो। ये सारी लैंग्वेज कर सकते हो, लेकिन इन 3 लैंग्वेज फार्मूला में मिनिमम 2 लैंग्वेज इंडिया की होनी चाहिए, 1 लैंग्वेज कोई फॉरेन की हो सकती है। साथ ही साथ एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। ये क्वेश्चन में अभी आगे आएगा तो मैं और डिस्क्राइब करूँगा एमफिल को ख़त्म करने का। अब आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न का। सरकार की योजना शिक्षा क्षेत्र में फंड आवंटन को जीडीपी के कितने प्रतिशत तक के बढ़ाने की है? गवर्नमेंट जीडीपी का 6% शिक्षा पे लगाने की योजना बनाई है। यानी कि अब जो भी फंड रिलीज होगा, जब बजट का एलोकेशन होगा, तो बजट का 6% दिया जाएगा शिक्षा को। इससे शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा और रिसर्च के लिए जो है इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट आए, इसके लिए अधिक से अधिक पैसा अब किया जाएगा। अभी तक क्या है कि भारत 4.6%, इस वर्ष इंडिया ने 4.6% जो है बजट एलोकेट किया था एजुकेशन के लिए। इसको बढ़ा के नेक्स्ट ईयर तक 6% करने की योजना है सरकार की। और भारत सबसे ज़्यादा बजट इस बार खर्च किया है, भारत ने 10.62% डिफेंस पे। सबसे ज़्यादा बजट भारत ने इस वर्ष डिफेंस पे खर्च किया था। तो इसका कौन सा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 6% तक बढ़ाने का है और इस वर्ष 4.6% शिक्षा पे भारत ने बजट एलोकेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपकी शिक्षा नीति से ही संबंधित क्वेश्चन होंगे क्योंकि इसमें सारे कवर किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस निधि को स्थापित करने पर जोर देती है? जो निधि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है, ये है जेंडर इंक्लूजन फंड। इस फंड के जरिए जो लड़कियों से भेदभाव होता है एजुकेशन के लिए, कि लड़कियों को पढ़ाई में कम अवसर प्रदान किए जाते हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं उनको बराबर का अवसर मिले, लड़कियों और ट्रांसजेंडरों को भी बराबर का अवसर शिक्षा के क्षेत्र में मिले, इसीलिए जेंडर इंक्लूजन फंड निधि की स्थापना पे जोर दे रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिया की जो नई बनी हुई है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलाधार और साक्षरता पर राष्ट्रीय मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? देखिए, ये जो शुरू किया गया है मूलाधार और साक्षरता पर राष्ट्रीय मिशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, हालांकि इसका नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, लेकिन अभी ऑप्शन में ये है तो आप ये देखोगे या शिक्षा मंत्रालय होगा तो आप उसे भी सही मानोगे। अगर दोनों ऑप्शन में है तो शिक्षा मंत्रालय सही होगा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट अकेला है तो यही सही होगा। अभी मूलाधार और साक्षरता पर राष्ट्रीय मिशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड
ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। क्या है ये मूलाधार और साक्षरता मिशन? एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा 2025 तक ग्रेड 3 से सभी विद्यार्थियों के लिए सभी प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए मूलाधार और साक्षरता पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है। यानी कि क्लास 3 से ही लोगों को आगे की पढ़ाई के लिए लगातार प्रेरित किया जाएगा, ताकि जो बच्चे क्लास 3 तक आ चुके हैं वो आगे तक की अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करें और बीच में पढ़ाई को ना छोड़ें। इसी के लिए मूलाधार और साक्षरता पर राष्ट्रीय मिशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अब देखिए, उच्च शिक्षा में ये क्या मतलब हुआ कि जितने बच्चे क्लास 12 पास आउट करते हैं उसमें उच्च शिक्षा में, यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ये सारे बच्चे 50%, जितने 12 पास करते हैं उसके मिनिमम 50% बच्चे उच्च शिक्षा में जाएं। यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टेक्नोलॉजी, इन सारे क्षेत्रों में जाने के लिए मिनिमम 50% बच्चे इन सब क्षेत्रों में जाएं। इसके लिए गवर्नमेंट जो है एक लक्ष्य रखा है 50% का केंद्र सरकार ने 2035 तक, यानी 15 सालों के अंदर सरकार का एक लक्ष्य है कि जो भी बच्चे क्लास 12 पास आउट होते हैं उसमें से 50% मिनिमम बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करें भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार किस पाठ्यक्रम को बंद कर दिया गया? जो पाठ्यक्रम बंद किया गया है ये एमफिल है। अब जो लोगों को एमफिल नहीं पता है वो समझ लें कि जैसे पहले क्या है, आप 12 पास करते थे फिर बीए करते थे। अगर आर्ट साइंस से हैं आप तो बैचलर इन आर्ट, बीए करते थे, फिर एमए करते थे, मास्टर इन आर्ट्स, फिर पीएचडी से पहले एक डिग्री होती थी एमफिल। एमफिल को ये बोला जाता था कि ये प्रिपेयर किया जा रहा है जो छात्र हैं, शोध के छात्र हैं आर्ट साइंस के, उनके लिए। तो ये एमफिल वही था। तो अब से क्या होगा कि नई शिक्षा नीति में एमफिल पाठ्यक्रम को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम है शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक हैं और एजुकेशन स्टेट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो हैं ये संजय धोत्रे हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत के साथ भूमि सीमाओं को साझा करने वाले देशों से सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध लगाने के लिए सामान्य वित्तीय नियम जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 में संशोधन किया है। कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा को साझा करते हैं? भारत के साथ जो भूमि सीमा को साझा करने वाले देशों की संख्या है ये कुल 7 है। ये कौन कौन से देश हैं? ये चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफ़गानिस्तान। ये 7 देश भारत के साथ सीमा को साझा करते हैं। अभी और डिस्क्राइब करता हूँ, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि क्या है, कैसा प्रतिबंध लगाया गया। क्या था, अभी जैसे कोई ट्रेड करना है किसी देश के साथ, किसी कंपनी को, भारतीय कंपनी को, तो वो पहले पूरी तरीके से फ्री था। लेकिन अभी क्या है, सुरक्षा के मद्देनज़र अब कोई ऑक्शन, जैसे हमको वेंटिलेटर बेचना है किसी देश को जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, तो वेंटिलेटर वही खरीद सकेगा, वही कंपनी खरीद सकेगी भारत से जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड इंटरनल ट्रेड में रजिस्ट्रेशन कराएगी। यानी कि दूसरे देश की कंपनियां जब भारत में रजिस्ट्रेशन कराएंगी तो ही वो बिडिंग में हिस्सा ले सकेंगी, यानी कि तो ही वो बोली में हिस्सा ले सकेंगी कि हमको खरीदना है, हम इतने मतलब कोई कंपनी अगर भारत के साथ व्यापार करना है, भारत के किसी कंपनी के साथ व्यापार करना है, तो उसे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर भारत की किसी भी कंपनी के साथ उसको व्यापार करना है, उन देशों की कंपनियां जो कि सीमा साझा करती हैं भारत के साथ। ये अनाउंसमेंट किया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन कार्य करता है, जिसके डायरेक्टर जनरल वी सोमनाथ हैं और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन हैं। अब देखिए, जो अब बॉर्डर की बात आई है तो यहाँ पे कुछ हम
स्टैटिक जीके को कवर करते हैं। भारत सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। ये 4,096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश और भारत के बीच जो सुरक्षा करता है बॉर्डर का हमारा, वो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दूसरे नंबर पे सबसे लंबा बॉर्डर भारत शेयर करता है चाइना के साथ 3,488 किलोमीटर का। और आईटीबीपी और जो है एक आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये रक्षा करती है भारत और चाइना की सीमा की। तीसरे नंबर पे सबसे लंबा बॉर्डर भारत शेयर करता है पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर। इसकी सुरक्षा करती है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेपाल के साथ भारत बॉर्डर शेयर करता है 1751 किलोमीटर का, जिसकी सुरक्षा करती है एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल। और म्यांमार के साथ भारत शेयर करता है 1643 किलोमीटर का बॉर्डर, जिसकी सुरक्षा करती है असम राइफल्स एंड इंडियन आर्मी। भूटान के साथ भारत सिर्फ 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जिसकी सुरक्षा एसएसबी करती है। एक देश बचता है चाइना। अब चाइना का जो हिस्सा भारत के साथ अटैच है उसको पीओके बोलते हैं। पाकिस्तान ने अवैध तरीके से भारत के जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। और इसी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ही कुछ हिस्से जो है जुड़े हुए हैं अफ़गानिस्तान के साथ। तो अब चूँकि इसको अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है पाकिस्तान द्वारा, इसलिए भारत इस पे अभी कोई अपनी सुरक्षा को नहीं लगा रहा है, मतलब कोई भारतीय सुरक्षा वहाँ पे भारतीय सीमा की रक्षा नहीं कर रही है। हालांकि भारत ने अब जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ के मौसम को फोरकास्ट करना अपने न्यूज़ चैनलों पे शुरू किया है, जिससे हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में जो पीओके है वो भारत का अपना पूर्णतः हिस्सा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन कुल कितने देश हैं? अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, 7 कंट्री साझा करते हैं भूमि सीमा को भारत के साथ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ किस संगठन ने कूलिंग कमीशन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है? कूलिंग कमीशन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। क्या है ये कूलिंग कमीशन नीति संश्लेषण प्रोग्राम? इस जो रिपोर्ट में बताया गया कि अगर जो है कूलिंग के लिए हम जैसे अभी एसी का इस्तेमाल करते हैं, उसके स्थान पे हम कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके को अपनाएंगे तो टेम्परेचर तो कम होगा ही होगा, साथ ही साथ 460 गीगा टन ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 के इमिशन को भी रोका जा सकता है। आगे आने वाले 4 डिकेडों में हम 460 गीगा टन ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को रोक सकते हैं अगर हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके को अपनाकर टेम्परेचर को कम करते हैं। आगे आने वाले 40 सालों का ये प्रोजेक्ट है कि 460 गीगा टन ग्रीन हाउस गैस CO2 का इमिशन कम हो जाएगा अगर हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करते। कैसे ये संभव है? क्या है, देखिए अभी एसी यूज होता है तो एसी में क्या है, फ्रीऑन गैस भरा जाता है। तो फ्रीऑन गैस की जगह पे हम कोई ऐसे गैस का इस्तेमाल करें जो कि हमारे इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुँचाता है। और ऐसे ही कई और तरीके हैं कि हम एसी का कम से कम इस्तेमाल करें, उसके स्थान पे हम कई सारे पेड़ों को लगाएं जिससे भी वातावरण ठंडा होता है। तो यही रिपोर्ट है ये कूलिंग कमीशन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट, जिसे जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसने कूलिंग कमीशन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट को जारी किया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। और यूनिसेफ ने अभी एक रिपोर्ट जारी की थी कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ने कि कोविड-19 की वजह से 2020 में करीब 1 बिलियन जो बच्चे होंगे उनको किसी न किसी तरीके से उस देश की अक्षमता के कारण जो है शोषण का शिकार होना पड़ेगा। 1 बिलियन बच्चों को देश की अक्षमता के कारण शोषण का शिकार होना पड़ेगा। ये शोषण मानसिक हो सकता है, ये शोषण शारीरिक हो सकता है, या फिर ये शोषण यौन शोषण भी हो सकता है बच्चों के लिए। कोविड-19 के
वजह से ये 1 बिलियन बच्चों का शोषण होगा, क्योंकि देश में अक्षमता, वो देश उस शोषण को रोकने में असक्षम हो जाएंगे कोविड-19 की वजह से। ये रिपोर्ट जारी की थी यूनिसेफ ने, यूनाइटेड नेशन की ये सब्सिडरी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिकी डॉलर 400 मिलियन के लिए जिस देश के साथ भारत ने समझौता किया है, हस्ताक्षर किया है, ये है श्रीलंका। ये समझौता 2022 तक वैध होगा। क्या है ये समझौता? देखिए, इस समझौते से श्रीलंका को अपनी अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने और कोविड-19 से उत्पन्न संकट के बाद अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यानी कि भारत श्रीलंका से उनका रुपया लेके उनको उनकी मदद के लिए क्या देगा? यूएस डॉलर देगा, अमेरिकी डॉलर देगा। क्या है, ज़्यादातर व्यापार जो विश्व में होते हैं वो अमेरिकी डॉलर में होते हैं। तो अगर वो अमेरिकी डॉलर श्रीलंका के पास होगा तो श्रीलंका डायरेक्ट ट्रेड कर सकेगा किसी भी देश के साथ। इसी में मदद करेगा भारत श्रीलंका की। और कुछ इम्पॉर्टेंट और है जिसके साथ भारत ने समझौता किया। भारत ने डेनमार्क के साथ बिजली क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग विकसित करने के लिए समझौता किया। भारत ने मालदीव में पर्यटन क्षेत्र को स्थापित करने के लिए जो है 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर किया है। मालदीव के साथ पर्यटन क्षेत्र में, डेनमार्क के साथ बिजली के क्षेत्र में और श्रीलंका के साथ विदेशी मुद्रा जो अमेरिकी डॉलर है उसके एक्सचेंज के लिए जो है समझौता किया। 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ये समझौता जो है 2022 तक ही वैध होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021 तक बैंक का सकल एनपीए कितने प्रतिशत तक बढ़ सकता है? बैंक का जो एनपीए है ये आरबीआई ने जो लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया है कि मार्च 2021 तक 12.5% एनपीए बैंकों का बढ़ सकता है। और अभी जो मार्च 2020 बीता है इसमें जो बैंकों का एनपीए था ये था 8.5%। क्या होता है ये एनपीए? एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मेंस एसेट। यानी कि आप बैंक से लोन लो और बैंक को लोन वापस नहीं करो तो ये एनपीए के अंतर्गत चला जाता है। तो अभी जो है जो मार्च 2020 तक 8.5% तक बैंकों का एनपीए था, मतलब टोटल एनपीए पूरे सारे बैंकों का मिला के। लेकिन एक रिपोर्ट अभी आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता जारी की जिसके अनुसार 2021 मार्च तक बैंकों का जो एनपीए होगा ये बढ़ के 12.5% तक हो जाएगा मार्च 2021 तक। आरबीआई के जो गवर्नर हैं ये शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के कुल 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं जो कि गवर्नर को रिपोर्ट करते हैं। हालांकि अभी सिर्फ 3 डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति हुई है, इस समय प्रेजेंट टाइम में नियुक्त हैं। 1 डिप्टी गवर्नर की पोस्ट खाली है। जो 3 डिप्टी गवर्नर हैं वो विभू प्रसाद कानूनगो, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है? जुलाई 2020 लास्ट वीक में जो दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बनी है ये है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बनी है भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसने अमेरिका की जो तेल कंपनी है जिसका नाम है एक्सान मोबिल, इसको पीछे किया है। और अरामको जो सऊदी अरब की तेल कंपनी है ये पहले स्थान पे है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की जो तेल कंपनी है ये दूसरे स्थान पे हो गई है। और एक्सान मोबिल जो कंपनी है अमेरिका की ये अब तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। और भारत ने अभी, मैं क्वेश्चन कराते समय आपको इसको कराया भी था कि कुछ दिन भारत अभी जो कच्चे तेलों के रेट में गिरावट है कोविड-19 की वजह से, इस वजह से भारत क्या सोच रहा है कि कई खूब सारे कच्चे तेल को खरीद के और उसको सुरक्षित रखे कहाँ पे? अमेरिका में। मतलब कि भारत अपने कच्चों तेलों के लिए जो रिजर्वायर बनाएगा वो कहाँ पे बनाएगा? वो अमेरिका में बनाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5137 करोड़ रुपए के
555 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तमिलनाडु सरकार ने कुल 6,555 लोगों के लिए जो है रोजगार के अवसर प्राप्त हों और तमिलनाडु में निवेश आए, इसके लिए कुल 16 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। और इससे कई सारी नौकरियां जो हैं उत्पन्न होने की संभावना है। हालांकि अभी जो डेटा प्रेजेंट किया जा रहा है ये सिर्फ 6,555 लोगों के लिए ही गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। हालांकि निवेश 5,137 करोड़ होगा। कोविड-19 की वजह से कई सारी नौकरियां लोगों की गई हैं, रोज़गार गए हैं। तो अलग अलग जो प्रदेश हैं वो अपने हिसाब से लोगों को रोज़गार प्रदान करने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। उसी क्रम में तमिलनाडु सरकार ने जो है 16 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया। 10 लाख से अधिक नौकरियों के सृजन के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने उद्योग संघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने FDI के लिए विदेशी कंपनियों के साथ 12 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जो तमिलनाडु है इसकी राजधानी चेन्नई है, इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो एडापडी के पलनीस्वामी हैं और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया अर्नव चौधरी को। अर्नव चौधरी का पिछले वर्ष निधन हो गया 2019 में। और जो ये अवार्ड लेजेंड ऑफ एनिमेशन दिया जाता है ये दिया जाता है टूनज़ मीडिया ग्रुप के द्वारा। जो टूनज़ मीडिया ग्रुप है इसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम केरला में स्थित है। और अर्नव चौधरी की जगह उनका डेथ हो गया पिछले वर्ष, उनका निधन हो गया। इस वजह से इसे जो सम्मानित किया गया अवार्ड को लेने के लिए उनकी पत्नी अंशुमा चौधरी आई। और जो अर्नव चौधरी हैं इनकी फिल्म अर्जुन द वॉरियर प्रिंस भारत की एकमात्र एनिमेटेड फिल्म है जिसे कि ऑस्कर के लिए सूचीबद्ध किया गया था। अर्जुन द वॉरियर प्रिंस ये फिल्म है अर्नव चौधरी की, जो कि भारत की अकेली ऐसी फिल्म है जिसे एनिमेटेड फिल्म के लिए सूचीबद्ध किया गया था ऑस्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला नारायण स्वामी को किस देश के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, कला नारायण स्वामी जो हैं ये फीमेल हैं, ये सिंगापुर में हैं। सिंगापुर में भारतीय मूल की नर्स हैं। इन्होंने कोविड-19 के दौरान सिंगापुर में बहुत ही उत्कृष्ट सेवा की, जिसके लिए इन्हें सिंगापुर सरकार ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिक छात्रों के अध्ययन को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश बनाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित पैनल का प्रमुख कौन है? देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित होकर अभी क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय। तो एक पैनल बनाया गया। क्या है, कोविड-19 के दौरान कई सारे देशों से में जो हमारे भारतीय छात्र पढ़ाई करते थे वो कोविड-19 के दौरान वापस आए भारत। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय ने एक पैनल का गठन किया जिसके प्रमुख हैं DP सिंह। DP सिंह ही UGC के भी अध्यक्ष हैं। और ये पैनल का गठन किया गया है ताकि उन उपायों पे प्रकाश डाला जा सके जिससे अधिक से अधिक लोग भारत में ही रह के पढ़ाई करें। और एक अभियान भी चलाया जा रहा है, भारत में रहो भारत में पढ़ो। तो DP सिंह के अगुवाई में एक पैनल बनाया गया जिससे अधिक से अधिक छात्र भारत में ही अध्ययन करें और उसके लिए एक दिशा निर्देश बनाया जाए DP सिंह के पैनल द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में दुनिया के सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों की सूची में भारत के किस शहर का नाम है? सूची को कंपेरेटिक ने जारी किया। क्या पहले देखिए, तो ये जो सर्वेक्षण है यहाँ पे निगरानी होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा निगरानी अपने कौन से शहर के नागरिकों की सबसे ज़्यादा निगरानी की जा रही है, क्वेश्चन यही है। और इस सूची को जारी किया कंपेरेटिक ने। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत और निगरानी कैसे होगी? निगरानी करने के लिए CCTV कैमरे लगाने पड़ेंगे, यानी जिस शहर में सबसे ज़्यादा CCTV कैमरे उस शहर में सबसे ज़्यादा निगरानी। और
इसको कैसे कंपेयरटेक ने ये सूची कैसे जारी की, उसने चेक किया कि किस शहर में 1000 लोगों पर कितने कैमरे लगे हुए हैं, उसी के अनुसार ये सूची जारी कर दी गई। तो भारत का हैदराबाद ये पूरे विश्व में 16वें स्थान पे है अपने नागरिकों की निगरानी करने में सीसीटीवी कैमरे द्वारा। इसने प्रति 1000 व्यक्तियों पे 29.99 कैमरे लगाए हैं, यानी अराउंड 30 कैमरे 1000 व्यक्तियों पर लगाए हैं, और ये पूरे विश्व में 16वें स्थान पे है, लेकिन भारत में पहले स्थान पे है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो इसमें चाइना का ताइयुआन शहर जो है ये सीसीटीवी कैमरे में सबसे आगे है, यानी इसने 119.57 कैमरे प्रति 1000 व्यक्तियों पर लगाए हैं, जो कि ताइवान चीन में रहते हैं। तो ये पहले नंबर पे है निगरानी करने में अपने नागरिकों की। दूसरा शहर भी चाइना का है, जो कि वूशी शहर है चाइना का। इसने अपने 1000 नागरिकों की निगरानी के लिए, प्रति 1000 नागरिकों की निगरानी के लिए 92.14 कैमरे लगाए हैं। और तीसरा शहर जो है वो है लंदन, यूनाइटेड किंगडम का। उसने प्रति 1000 नागरिकों के लिए 67.47 कैमरे लगाए हैं उनकी निगरानी के लिए। और इसी क्रम में भारत का जो पहला शहर है उसको विश्व का 16वां स्थान मिला है, ये है हैदराबाद, जिसने 29.99 कैमरे लगाए हैं प्रति 1000 आदमियों के लिए। टॉप 50 में इंडिया के 3 शहर हैं। दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे चेन्नई है, जिसने कुल 25.5 कैमरे प्रति 1000 व्यक्तियों के रेशियो से लगाया है, और इसका पूरे विश्व में 21st रैंक है। और 33वीं रैंक है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली की, जिसने प्रति 1000 व्यक्तियों पे 14.18 कैमरे लगाए हैं। कैमरे लगाने का मकसद निगरानी करना नहीं होता, हालांकि जो इन्होंने सूची तैयार की उसमें निगरानी ही शब्द इस्तेमाल किया है। इसका मेन मकसद जो होता है वो होता है कि क्राइम को रोकना, जो रोड पे रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो कराने के लिए, जो रूल रेगुलेशन ना फॉलो करे उसको पेनाल्टी देने के लिए, उसके नंबर को ट्रैक करने के लिए कई सारे काम होते हैं सीसीटीवी कैमरे लगाने के। तो भारत का जो सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे वाला शहर है, ज़्यादा नहीं, प्रति 1000 व्यक्तियों पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा लगा है वो है हैदराबाद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे भारत का चेन्नई है, तीसरे नंबर पे भारत का दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला शहर टोक्यो है, टोक्यो जापान का। और अगर हम दूसरे नंबर पे दिल्ली इंडिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर, तीसरे नंबर पे शंघाई चाइना का सबसे अधिक आबादी वाला शहर, पहले नंबर पे टोक्यो जापान का, दिल्ली दूसरे नंबर पे है, और शंघाई चाइना का तीसरे नंबर पे है। अगर हम भारत के जो है टॉप 20 शहरों की, मतलब पूरे वर्ल्ड में टॉप 20 शहरों की बात करें तो इसमें भारत के 3 शहर आते हैं। दिल्ली इंडिया का तो दूसरे नंबर पे है, 9वें नंबर पे है मुंबई इंडिया का, जहाँ पे सबसे अधिक आबादी है, और 15वें नंबर पे है कोलकाता भारत का, जहाँ पे सबसे अधिक आबादी। यानी कि अगर भारत की सिर्फ बात की जाए तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा आबादी है, दूसरे नंबर पे मुंबई में है, और तीसरे नंबर पे कोलकाता है। और अगर ओवरऑल बात करें तो दिल्ली का दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 के अनुसार 2010 से 2020 के दौरान वन क्षेत्रों में भारत की क्या रैंक है? देखिए, जो वन क्षेत्रों में भारत की रैंक, मतलब कि इसमें लगातार किसने इस दौरान सबसे अधिक वनों का जो क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी की है। इसमें सबसे अधिक बढ़ोतरी पूरे विश्व में कौन किया है? चाइना ने की है। 2010 से 2020 के दौरान जो वन क्षेत्रों में सबसे अधिक इंक्रीज़ किया है वो चाइना ने किया है। दूसरे नंबर पे इंक्रीज़ किया है ऑस्ट्रेलिया ने, और तीसरे नंबर पे हमारा भारत है, जिसने 2010 से 2020 के दौरान जो वन क्षेत्र, वनों का एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, उसमें सबसे अधिक वृद्धि करने में भारत का स्थान तीसरा है पूरे विश्व में। अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो इंडिया में कुल 24.56% पेड़ हैं। अगर हम पेड़, यहाँ पे प्लांट की बात हो रही है, अगर हम सिर्फ फॉरेस्ट की बात करें तो ये 21.67% है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये फरवरी 2019 की जो वन रिपोर्ट जारी हुई थी उसके अनुसार है। और अगर हम
पूरी प्लांटेशन की बात करें तो 24.56% है। जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। तो वन क्षेत्रों में भारत की रैंक 2010 से 2020 के दौरान तीसरी है। तो लेकिन देखिए यहाँ पे ऑप्शन थर्ड तो दिया नहीं है, तो इसको आप करेक्ट करोगे, कोई सा भी ऑप्शन आप थर्ड मान लोगे। देखो ऑप्शन सारे गलत हैं, इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी भारत की रैंक पूरे विश्व में तीसरी है। 2010 से 2020 में 10 सालों के दौरान सबसे अधिक वन क्षेत्र में बढ़ने में, मतलब सबसे अधिक वन क्षेत्र बढ़ेगा और सबसे ज़्यादा वन तीसरे स्थान पे भारत में है 2010 से 20 के दौरान जो इंक्रीज़ हुए हैं। इसमें ऑप्शन नहीं है वो, आप थर्ड इसको करोगे सही, और ऑप्शन सारे गलत दे दिए गए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया में वानिकी क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार की सूचना दी? देखिए भारत ने पूरे विश्व में वानिकी क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार की सूचना दी है, यानी कि वन के क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार अगर कहीं पे मिला है लोगों को तो वो भारत है। पूरे विश्व में वानिकी क्षेत्र में यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अराउंड 12.5 मिलियन लोग रोजगार करते हैं, जिसमें से 6.25 यानी लगभग 50% रोजगार जो कि वन क्षेत्र में है वो भारत में ही है, और 50% पूरे वर्ल्ड में है। पूरे वर्ल्ड में 12.5 मिलियन लोग वन क्षेत्र में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रोजगार करते हैं, जिसमें कि 6.25% लोग इंडिया से हैं। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में रोजगार किस देश में मिला? वो मिला भारत में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाल 5 इंडिया इंक्यूबेटर स्टार्टअप, जिसे आईआईएम ने बेली बैंड नाम से एक पहनने योग्य उपकरण विकसित किया है, ये कौन सा आईआईएम है? देखिए इसको बेली बैंड को विकसित किया है आईआईएम कोझिकोड ने। कहाँ पे है ये आईआईएम कोझिकोड केरला में है। क्या है ये देखिए बेली बैंड है। अभी सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है लगातार कोविड-19 की वजह से, तो अगर आप बेली बैंड पहनोगे तो जैसे आप भी किसी भी इंसान के करीब जाते हो तो ये एक अलार्म बजा देगा कि आपको करीब नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। जैसे कि अभी देखो आप कुछ कैमरे लगे होते हैं कार में, जब आप गाड़ी को बैक करते हो तो कोई दीवार आती है तो वो अपने आप अलार्म बजाने लगती है गाड़ी। ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे बेली बैंड भी काम करेगा, जिसे विकसित किया है आईआईएम कोझिकोड ने, जो कि केरला में है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने स्पोर्ट मैनेजमेंट फर्म आईएमजी रिलायंस के साथ समझौता किया है? जुलाई के लास्ट वीक में ये समझौता हुआ है। देखिए आईजीएम रिलायंस के साथ जो समझौता किया है, ये समझौता किया है शिखर धवन ने। आईजीएम रिलायंस और आईजीएम वर्ल्ड वाइड ये दोनों एक साथ बिजनेस करेंगे स्पोर्ट मैनेजमेंट के लिए। आईएमजी वर्ल्ड वाइड ये अमेरिका की है और आईएमजी रिलायंस ये भारतीय है। और इसके लिए जो भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने स्पोर्ट मैनेजमेंट फर्म के लिए इनके साथ समझौता किया है, ये शिखर धवन है। शिखर धवन भारत के लिए ओपनिंग का कार्य करते हैं। ये लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हैं। वनडे इंटरनेशनल में ये भारत के लिए ओपन करते हैं, मतलब कि पहले नंबर पे खेलने आते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजामिन मकापा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? बेंजामिन मकापा तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तंजानिया ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल डोडोमा है, और जो इसके प्रेजेंट टाइम में ये तो पूर्व राष्ट्रपति हैं, जो प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं ये जॉन मुंगूफली हैं। तंजानिया के जो राष्ट्रपति बेंजामिन मकापा हैं, इन्होंने 1995 से 2005 तक वहाँ के राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे थे। तो तंजानिया ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हो गया अमला शंकर, ये किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं? देखिए अमला शंकर ये बेली डांसर थी, महिला बेली डांसर थी, यानी नर्तक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 101 वर्ष की आयु में कोलकाता में इनका निधन हुआ। बेली डांसर क्या होता है? जिसमें महिलाएं सिर्फ कमर के जरिए ही अपने डांस को करती हैं, इसको बेली डांस बोलते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सरकार की योजना शिक्षा क्षेत्र में फंड आवंटन को जीडीपी का कितने प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए, देखिए क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, ये 6% तक है। इस पे पीछे जो है पूरा डिस्कशन हो चुका है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तापेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भारत ने किस देश को 1 मिलियन यूएसडी की यानी अमेरिकन डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है। भारत ने, तापेदिक क्या होता है, ये ट्यूबरकुलोसिस, इसी को तापेदिक बोलते हैं, यानी टीबी आप जानते होंगे, जिसमें खांसी आती है, लंग इन्फेक्टेड होता है, ब्लड आता है मुंह के रास्ते वोमिटिंग करने के दौरान, इसी को तापेदिक बोलते हैं। इसके उन्मूलन के लिए नॉर्थ कोरिया को भारत ने 1 मिलियन यूएस डॉलर चिकित्सा सहायता दी है। इसके पहले भारत ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत जो नॉर्थ कोरिया है उसको 2011 और 2016 में 2 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता दे चुकी है। भारत वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत 2011 और 2016 में 2 मिलियन की सहायता दी भारत ने नॉर्थ कोरिया को। अभी टीवी उन्मूलन के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तापेदिक के लिए नॉर्थ कोरिया को जो है 1 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता भारत ने फिर से दी है। तो उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो नॉर्थ कोरिया है इसकी जो कैपिटल है ये प्योंगयांग है और वॉन यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट इसके किम जोंग यून हैं। किम जोंग यून को अभी कुछ दिनों पहले ही रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग यून को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नॉर्थ कोरिया में जो सोवियत रूस उस समय था उसके जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी स्मृति संरक्षित करने के लिए एक स्मारक युद्ध पदक से भी सम्मानित किया। स्मारक युद्ध पदक से कौन सम्मानित हुआ? किम जोंग यून, जो कि नॉर्थ कोरिया की प्रेसिडेंट है। किसने किया? ये रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने किया। क्यों किया? क्योंकि जो द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान जो रशिया के, उस समय रशिया क्या था, सोवियत रूस नाम था, सोवियत रूस के जो सैनिक नॉर्थ कोरिया में शहीद हुए थे उनकी स्मृति को संरक्षित करने का कार्य किया था किम जोंग यून ने, इसीलिए उनको रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मिड-डे मिशन कार्यक्रम की शुरुआत हुई? क्या है ये मिड-डे मिशन? इस कार्यक्रम के तहत जो सड़कें हैं उस राज्य की उनको बेहतर से बेहतरीन बनाना है। ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू ने मिड-डे मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की ताकि जम्मू कश्मीर की जो सड़कें हैं उनको एकदम बेहतरीन सड़क बनाया जाए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं कौन? उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू। और जो जम्मू कश्मीर है ये भारत की यूनियन टेरिटरी है। इसकी 2 राजधानियां हैं। ग्रीष्मकाल में यानी गर्मियों के दिनों में इसकी राजधानी श्रीनगर होती है और ठंडियों के दिनों में शीतकाल में इसकी राजधानी जम्मू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, किस राज्य के बागवानी विभाग ने 2020 तक 5 दिवसीय उपोष्णकटिबंधीय फल एक्सपो का आयोजन किया? उपोष्णकटिबंधीय यानी कि सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन किया हरियाणा ने। और मेरा पानी मेरी विरासत भी हरियाणा सरकार की ही एक योजना है। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत बागवानी अपनाने के महत्व के साथ किसानों को जो नवीनतम तकनीक है इसके बारे में जानकारी दी गई। इसे जो है उपोष्णकटिबंधीय फल एक्सपो में, जो ये फल एक्सपो था, जो सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो था, इसे इंडो इज़राइल प्रोजेक्ट के तहत जो है आयोजन किया गया। इंडो इज़राइल प्रोजेक्ट के तहत इसका आयोजन किया गया और किसानों को नवीनतम तकनीक अपनाने के बारे में इसमें जानकारी दी गई। अब देखिए एक वर्ड यूज है उपोष्णकटिबंधीय फल। उपोष्णकटिबंधीय फल समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे ग्लोब। क्या होता है ये उपोष्णकटिबंधीय? देखिए ये आपके सामने ग्लोब है, इस पे जो 0 डिग्री आपके राइट साइड में दिख रहा होगा ये 0 डिग्री इक्वेटर बोला जाता है। और इस इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इस पूरे रीजन को जो रेड कलर से है इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं।
और फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ से या फिर 23.5 डिग्री साउथ से जब हम 66.5 डिग्री नॉर्थ या 66.5 डिग्री साउथ जाते हैं तो जो ग्रीन कलर के दो जोन दोनों नॉर्थ और साउथ साइड में दिखाए जा रहे हैं इन्हीं को सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। जो ग्रीन कलर से हैं दिखाए जा रहे हैं ये सब ट्रॉपिकल जोन है, और उसके ऊपर दोनों साइड में ही नॉर्थ और साउथ साइड में पोलर जोन बोला जाता है। अब आपको सब ट्रॉपिकल जोन समझ में आ रहा होगा, यानी कि जो सब ट्रॉपिकल जोन है जो भी कंट्री इस जोन में लाई करेगी या किसी कंट्री का कुछ पोर्शन इस जोन में लाई करेगा उसे क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल जोन। अब जो फ्रूट इन जोन में पैदा होंगे उसे क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल फ्रूट। अब हम आते हैं इंडिया के मैप पे। जो इसमें रेड कलर से इस ग्लोब में दिख रहा है ये अपना इंडिया है। अब देखिए 30 डिग्री नॉर्थ में ये इंडिया का कुछ पार्ट 30 डिग्री नॉर्थ से ऊपर जा रहा है, और सब ट्रॉपिकल जोन कहाँ से शुरू हो जाता है, 23.5 से 66.5 तक सब ट्रॉपिकल जोन है। अभी मैंने पीछे फिगर में आपको ये दिखाया। तो यानी कि इंडिया का कुछ पार्ट किस में आ रहा है, सब ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है, और वहीं पे जो फल पैदा होते हैं, जो फल की उपज होती है सब ट्रॉपिकल जोन में, यानी कि 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच में, उन्हें सब ट्रॉपिकल फ्रूट बोलेंगे। और इन्हीं का सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो लगाया गया था। अब हम एकदम इंडिया के मैप पे आते हैं और देखते हैं कौन कौन से स्टेट हैं जो कि सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। देखिए जो रेड कलर से दिख रहा है ये पूरा पूरा सब ट्रॉपिकल जोन है। इसके अंतर्गत देखिए हरियाणा को कुछ पार्ट, दिल्ली का पार्ट, उत्तर प्रदेश का पार्ट, बिहार का पार्ट, मध्य प्रदेश का पार्ट, झारखंड का पार्ट, और फिर नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो सारे पार्ट किस में आते हैं, सब ट्रॉपिकल जोन में आते हैं। और इतने पार्टों में जो रेड कलर के पार्ट आपको दिख रहे हैं, ईट कलर का जो रेड है उस कलर का जो पार्ट दिख रहा है गहरा लाल, वो सारे के सारे सब ट्रॉपिकल जोन हैं। और इन्हीं सब ट्रॉपिकल जोन में जो फ्रूट की उपज होती है उसी के लिए हरियाणा में सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो लगाया गया। ये आज के का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।